नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उसी क्रम में 23 नंबर का टॉपिक हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो चल रहा था। इसके स्टार्टिंग के अभी तक 2 पार्ट देख चुके हैं। पिछला दूसरा पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, जहाँ पर 41 से लेकर के 60 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, या फिर भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है उसका जो यूज है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण जो है उस कार्य का क्या अर्थ क्या है। स्वयं अपने निर्णय जो है उसका पुनरीक्षण, या फिर देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, या फिर कानूनों की संवैधानिक जो वैधता है उसका पुनरीक्षण, या फिर संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। तो आपको बताना है न्यायिक पुनरीक्षण जो कार्य है इसका अर्थ जो है वो क्या होता है उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से। चलिए फिर उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आपका कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ये जो है एक्चुअल में इसका अर्थ होता है। 43 प्रश्न आपका है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय उसको सभी प्रकरण जो है उन पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, या फिर उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णीत प्रकरण है उनका समालोचना कर सकता है, या फिर किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इनमें से जो है वो क्या कर सकता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो है इसका ये अर्थ इसके अंतर्गत आ जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसमें जो न्यायालय है उसको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। अब 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन से अधिकार प्राप्त हैं। पहला कह रहा है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। दूसरा है निचले न्यायालय जो है उनके आदेश का पुनरावलोकन करना। तीसरा है कि निचले न्यायालय जो है उनके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। और चौथा है कि कानून जो है उसका इस दृष्टि से परीक्षण कि क्या उसके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया जो है उसका अनुपालन हुआ है। तो आपको बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार जो है वो प्राप्त है। तो कौन सा जो है इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई कानून या फिर आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये जो है अधिकार जो है वो प्राप्त है। ऊपर भी लगभग यही पूछा गया था कि बस ऑप्शन बदल दिए गए थे कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 45 नंबर भी सेम है, पर यहाँ पर पूछा अलग चीज गई है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, या केवल और केवल यूके में है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो आपसे पूछी गई है कि इनमें से जो है वो कहाँ है। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल आपका भारत और यूएसए दोनों ही जो है वो सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है भारत और यूएसए दोनों में है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 46 प्रश्न आपका है कि केंद्र और जो राज्य हैं उनके विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो जो है इनमें से है। परामर्शदात्री है, या फिर अपीलीय है, या फिर संवैधानिक है, या फिर प्रारंभिक है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। केंद्र और राज्यों के विवादों का जो समाधान है वो करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो जो है किस प्रकार का होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर प्रारंभिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका प्रारंभिक जो है वो सही होगा। 47 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता। दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद को, मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, या किसी व्यक्ति की संपत्ति
दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से या फिर ए और बी दोनों। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका दो अथवा अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। इस मामले में उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल जो है वो नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 48 की जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत लोगों ने स्वयं दायर भी की होगी। तो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में या फिर इनमें से किसी में नहीं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। बताना आपको यह है कि जो जनहित याचिका है वो दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो आपका उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी, यानी आंसर आपका उपर्युक्त दोनों जो है वो सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, या फिर, तो प्रश्न आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश जो है वो कर सकता है, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर सभी को। तो बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से जो है वो सिफारिश कर सकता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश जो है वो कर सकता है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है, आरंभिक अधिकारिता कहलाती है, अंतर्निहित अधिकारिता कहलाती है, या फिर सर्वांगीण अधिकारिता कहलाती है, या फिर सलाहकार अधिकारिता जो है वो कहलाती है। तो बताइए, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को हम किस नाम से जानते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल पहला वाला आरंभिक अधिकारिता जो है वो सही हो जाएगा। इस रूप में हम इसे जानते हैं। 51 प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, या फिर प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, या फिर कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, या फिर सरकार को कर्मचारियों का जो वेतन है वो देने के लिए। आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो परमादेश है वो किसे जारी किया जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि किसी अधिकारी को अगर कोई सरकारी आदेश निभाना है तो उसके लिए जो है उच्चतम न्यायालय परमादेश जो है वो जारी करती है। सबसे पहले ये समझिए, जो रिट है यहाँ पर वर्ड, ये परमादेश जो है इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले अनुच्छेद 32 को समझिए। अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उससे संबंधित होता है। स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य जो मौलिक अधिकार है उनकी एक रक्षा के लिए क्या आप कह सकते हैं इसको बनाया गया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण जो है वो ले सकता है। भीमराव जो अम्बेडकर हैं उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया और संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा भी जो है वो इसको दी है। अब इसी 32 के अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो 32 दो, 32 ब्रैकेट में दो, इसमें रिटों की चर्चा जो है वो की गई है। और इसी में ही आपकी जो परमादेशी एक प्रकार की रिट है, कौन कौन सी रिट आती है, एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, एक आपका परमादेश आता है, एक आपका प्रतिषेध आता है, एक आपका उत्प्रेषण आता है, और एक आपका अधिकार प्रक्षा आता है। और जिसमें परमादेश के बारे में पूछा गया था, परमादेश मैंने बताया कि न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वो उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की रिट जो है वो होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 52, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जो है वो लिया जाता है, परमादेश रिट, उत्प्रेरण रिट, अधिकार प्रच्छा रिट, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका
अधिकार परीक्षा रिट जो है वो सही हो जाएगा। और इन सबके इंग्लिश में अलग नाम होते हैं। अधिकार परीक्षा का होता है क्वा, QUA और वारंटो। एक बार प्रश्न की प्रैक्टिस कराई थी, वहां पर मैंने इंग्लिश नाम भी आपको बताए थे। तो इसी में ही आपका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जो है वो किया जाता है। या अधिकार परीक्षा को आप ये भी कह सकते हैं कि आप क्या प्राधिकार मतलब अधिकार परीक्षा के अर्थ के तौर पर ये असंवैधानिक रूप से किसी जो सार्वजनिक पद है उस पर आसीन जो भी व्यक्ति है उसके विरुद्ध जो है वो जारी किया जाता है। 53 प्रश्न है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। लाभ का पद जो है वो परिभाषित हुआ है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय जो है सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लाभ का पद जो है वो परिभाषित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 54, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया। चार यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन। गोलकनाथ नहीं है, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य है आपका। नहीं गोरख नहीं, गोलकनाथ ही सही है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दूसरा है केशवानंद बनाम केरल राज्य। तीसरा है आपका मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ और चौथा है वामन बनाम भारतीय संघ। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है केशवानंद बनाम केरल राज्य। पर पूछा यहाँ पर क्या गया है उसको देते देखते हुए आपको आंसर देना है कि किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है वो सही हो जाएगा। और इसका सन भी आप याद रख सकते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का 1967 इसमें जो है ये फैसला आया था। और इसमें निर्णय आया था कि अनुच्छेद 368 है 368 जिसके अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति जो है वो नहीं रखता है। और ये जो निर्णय था वो 11 न्यायाधीश जो है उनकी पीठ ने जो है वो दिया था। 55 प्रश्न देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 131, 132, 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। इस टाइप से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। तो बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए उत्तर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को जो है वो पढ़ना। तो भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद है जो कि संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 156 प्रश्न आपका है कि 156 नहीं, केवल 56 प्रश्न आपका है कि केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच होने वाले जो विवाद होते हैं उनका निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो आती है। इसकी परामर्शी अधिकारिकता जो है उसके अंतर्गत आती है, या फिर इसकी अपीलीय अधिकारिकता जो है उसके अंतर्गत आती है, या फिर इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत, या फिर इसकी सांविधिक अधिकारिकता के अंतर्गत। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका इसकी मूल आधिकारिकता के अंतर्गत जो है वो आती है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले जो विवाद हैं इनका निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 57 प्रश्न देखते हैं आपकी, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अपनी पहल पर देता है, तभी देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, या फिर तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, या फिर तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए जो है वो कहता है, तभी आपका भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श जो है वो देता है। अधिकतर जो प्रश्न है वो कंडीशन बेस्ड आपको दे रखे हैं। 58 प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसके अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष जो है वो बन सकता है। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय जो है उसका कोई सेवारत न्यायमूर्ति,
केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या फिर केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष जो है वो बन सकता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति जो है ये जो है इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 60 प्रश्न तक हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल वाले एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, ए.के. गोपालन, केशवानंद भारती या फिर मेनका गांधी? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो केशवानंद भारती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर भी आया था ऑप्शन, तो मैंने बताया भी था। इसका पूरा नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में आया था, ये सन जरूर ध्यान रखिएगा। 1973 इसका जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीश की पीठ थी जिसने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा था कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र केवल प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान का जो मूल ढांचा है उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। बस ये मेन पॉइंट है इसका, संविधान का जो मूल ढांचा है उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, बस ये आपको याद होना चाहिए। देखते हैं चलिए हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सब लोग लाइक करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम भी प्रैक्टिस करते रहें आगे। क्योंकि जो प्रश्न मैंने पहले ही बताया था सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे सभी में जो है वो पूछे जाएंगे, इसीलिए हम इस टाइप के प्रश्न ही देख रहे हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संशोधन के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? अभी मैंने आपको बताया। बताइए केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, गोपालनवाद या फिर मिनर्वावाद, कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ही, तो आपका ऑप्शन ए वाला केशवानंद भारतीवाद जो है वो सही हो जाएगा। इसी में मैंने बताया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। 1973 में आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखते हैं अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो है वो कौन थी? ए ऑप्शन है सुनंदा भंडारे, बी ऑप्शन है लीला सेठ, सी ऑप्शन है फातिमा बीबी और डी ऑप्शन है इंदिरा जय सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।